देखिए, मैं ये मानता हूँ पैसा आप किस्मत से कमा सकते हो, लेकिन वेल्थ क्रिएशन एक अलग चीज़ है। वो डिसिप्लिन और पेशेंस से ही बनता है। और मुझे जो सबसे अच्छी खूबी लगती है म्यूचुअल फंड की, वो ये कि एक डेमोक्रेटिक प्रोडक्ट है। सारे इन्वेस्टर्स को एक साथ ट्रीटमेंट देता है। आपने 100 रुपीज़ का SIP किया हो आपने, या फिर 100 करोड़ का चेक दिया हो। सो बेसिकली जो आदमी 100 रुपये दे रहा है इन्वेस्ट करने के लिए और जो आदमी 1000 करोड़ रुपये दे रहा है इन्वेस्टमेंट करने के, दोनों को एक ही फंड मैनेजर जो सर्विस मिल रही है, सर्विस मिलेगा और आपको वही अंडरलाइंग एसेट्स मिलेंगे जो एक 100 रुपये वाले को मिल रहे हैं और एक 1000 करोड़ रुपये वाले आदमी को मिल रहे हैं। करेक्ट। इन्वेस्टर्स भूल रहे हैं अपने बच्चों की एजुकेशन और उनकी शादी की प्लानिंग। आज अगर आप ये चाहते हो कि आपका बच्चा US पढ़ने के लिए जाए या इंडिया में भी किसी बड़े अच्छे स्कूल में जाए, और उसकी फीस जो भी है, वो जब आपका बच्चा 20 साल 22 साल का होगा तो वो फीस उतनी नहीं होगी। उस पर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होगा। वो यहाँ से 4 गुना भी हो सकती है, 5 गुना भी हो सकती है। वो चीज़ आपको डिस्काउंट करके आज से सेविंग्स स्टार्ट करना पड़ेगा, SIP के थ्रू, या आप जो भी लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो उसके थ्रू। हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है मिस्टर मखदूब अंसारी सर फ्रॉम मिराई एसेट म्यूचुअल फंड। और सर एक ऐसे एक्सपर्ट है जो कि इन्वेस्टमेंट्स को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बल्कि इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और आज हम बात करेंगे पैसे बढ़ाने की नहीं बल्कि पैसा समझने की। वेलकम सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच तेज। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि एक आम इंसान के लिए म्यूचुअल फंड क्या है और क्यों हर एक घर में इसका डिस्कशन होना चाहिए? देखिए रितेश, मेरी समझ से म्यूचुअल फंड एक बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक कॉमन मैन का प्रोडक्ट है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में जो प्रोडक्ट्स हैं ना, उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट की सारी नीड्स पूरी हो सकती है। अगर आप इंडिया के इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इंडिया के इक्विटी मार्केट के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपके लिए इक्विटी फंड्स हैं। आप डेट रिलेटेड या आप हमेशा से एक FD इन्वेस्टर्स हैं, उनके वो ऑल्टरनेटिव्स भी म्यूचुअल फंड्स में अवेलेबल हैं। और जो ऐसे कॉम्बिनेशंस जहाँ पे इक्विटी और डेट दोनों एक ही प्रोडक्ट में मिलते हैं, वो प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं। तो आपकी निवेश की जो भी ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, राइट। एक 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करने वाला बंदा, उसकी कैपेसिटी अगर 100 रुपये की है इन्वेस्ट करने की, तो वो भी इन्वेस्ट कर सकता है, और 100 करोड़ वाला भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो बहुत सिंपल और एक कॉमन मैन का प्रोडक्ट है। और मैं ही मानता हूँ कि घर घर में इसकी बात होनी चाहिए, क्योंकि आज घर में पहले एक बंदा अर्निंग मेंबर हुआ करता था, अभी वाइफ भी अर्न करती है, बच्चे भी अर्न करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि भाई उनका सेविंग्स भी है और उनका इन्वेस्टमेंट भी है। तो जो ट्रेडिशनली जो लोग उनका जो इन्वेस्टमेंट का तरीका रहा है, थोड़ा लोग एस्पिरेशनल भी हो गए कि अब जो नॉर्मल एक इंटरेस्ट रेट्स थे उसके हिसाब से अगर आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट करोगे, FDs वगैरह में इन्वेस्टमेंट करोगे, तो रिटर्न आपको पता है कि भाई 7-8% का आएगा। उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न आपको चाहिए, तो थोड़ा पोर्टफोलियो में इक्विटी भी होना चाहिए। और जैसा मैंने बताया कि आप जिस हिसाब से आपका रिस्क है, उस हिसाब से आपके पास प्रोडक्ट्स भी हैं। थोड़ा जहाँ डेट ज़्यादा है, इक्विटी कम है, ऐसे प्रोडक्ट भी हैं। जहाँ पे दोनों चीज़ें बराबर हैं, वो प्रोडक्ट्स भी हैं। और जहाँ पे इक्विटी ज़्यादा है, वो भी प्रोडक्ट है। तो आपको जिस तरीके का ग्रोथ चाहिए उस हिसाब से आप प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो एक ही फैमिली में हो सकता है कि पापा का रिस्क एपेटाइट थोड़ा कम है, बच्चों का रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है। तो वो जो प्रोडक्ट रेंज म्यूचुअल फंड आपको प्रोवाइड करता है, तो वो घर के सभी मेंबर्स के रिस्क एपेटाइट को समझते हुए वो लोग म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यस सर, जैसा कि आपने मेंशन किया कि अभी जो इन्वेस्टर्स हैं, जो फैमिलीज हैं, वो हर तरीके के इन्वेस्टर है। यानी कि फादर भी इन्वेस्ट कर रहा है, मदर भी इन्वेस्ट कर रही है और किड्स भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर अभी भी कुछ जैसा कि हम क्लाइंट से मिलते हैं तो उनका ये सवाल होता है कि बच्चे ने कमाना तो स्टार्ट कर दिया बट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया। सो उन पेरेंट्स को या उन यंग अर्नर्स को आपका क्या सजेशन रहेगा कि क्यों उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या उन्हें अभी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए या थोड़ा जब रुक के उनकी इनकम जो है स्टेबल हो जाएगी या सैलरी स्टेबल हो जाएंगी तब इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया
जब मैं 26 साल का मेरा एज था। तो उस टाइम पे मैं एएमसी में काम नहीं करता था, लेकिन 2 साल के बाद ही मैंने एएमसी में जैसे ही मैंने ज्वाइन किया तो एसआईपी समझा जाना, एसआईपीज करना शुरू किया। लेकिन मैं क्या होता था कि हम लोग बहुत सारा विंडो शॉपिंग करते थे, क्योंकि पहली बार कमाना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे करके सैलरीज बढ़ते गए, तो भी एक अच्छा बाइक होना चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, वीकेंड पे अच्छी जगह रेस्टोरेंट्स में जाना है, मूवीज़ देखना है। तो वो हमेशा एसआईपी में इन्वेस्टमेंट किया, वो पैसा वो निकाल लिया करते थे। ये चीज़ बाद में रियलाइज़ हुई मुझे कि यार जितना जल्दी सेविंग स्टार्ट कर देते उतना अच्छा है, क्योंकि कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है। अभी अगर मान लीजिए मैं एक ऐसे बंदे की बात करूं जो अपने अर्ली 20s की बात करो, 24 ईयर्स का बंदा है, हम लोग क्या मानते हैं कि निफ्टी का रिटर्न 12% के आसपास आता है। दैट मीन्स रूल ऑफ 72 के हिसाब से आपका पैसा 6 साल में डबल है। 1 रुपया आप इन्वेस्ट करोगे 6 साल में आपको 2 हो सकते हैं, 12% का भी रिटर्न आता है। अब आप ये सोचिए कि आप 24 ईयर्स में हैं और आप आज अगर अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचें, हाँ, कि मैं रिटायर होऊंगा 60 पे, तो 36 ईयर्स आपके पास हैं, यानी कंपाउंडिंग 6 बार हो सकती है। और 6 बार की कंपाउंडिंग में 1 रुपी कैन बिकम 64। और अगर आप मेरी तरह आपने एक कंपाउंडिंग का लेग निकाल दिया, 6 साल तक आप सिर्फ शॉपिंग करते रहे, आप अपनी ज़रूरतें पूरी करते रहे, तो इट विल नॉट बी 64, इट विल बी 32 ओनली। ये कॉस्ट है। और अर्ली एज में आपको बेनिफिट कंपाउंडिंग का ही ज़्यादा मिलने वाला है। फिर बाद में जैसे जैसे आप अपने लाइफ के सेकेंड फेज में, थर्ड फेज में जाएंगे, तो फिर होगा क्या कि फिर आपको ज़्यादा सेविंग्स करना पड़ेगा अपना रिटायरमेंट का कॉर्पस बनाने के लिए। कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको तभी मिल सकता है, आप जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं उतना अच्छा है। करेक्ट। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए मेरा यही कहना है कि आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं, एस्पिरेशन है, डेफिनेटली आप पूरी करो, लेकिन थोड़ा पैसा संभालना सीखो। और छोटा ही इन्वेस्टमेंट करते हो तो भी चलेगा, इन्वेस्टमेंट भले ही छोटा हो लेकिन लंबा होना चाहिए, राइट? तो आपको उसका पूरा फायदा मिलेगा। तो सर आपने बताया कि गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने अर्ली 20s में हैं या मिड 20s में, तो आपके पास एक गोल होना ज़रूरी है टू सेव टू इन्वेस्ट। सर एक चीज़ और जो आजकल ट्रेंड कर रही है कि म्यूचुअल फंड सही है। हम लोगों ने सुना है, हम कमर्शियल्स देखते हैं म्यूचुअल फंड सही है, अलग अलग क्रिकेटर्स आके एंडोर्स करते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। तो आप बता सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्यों सही है? देखिए, म्यूचुअल फंड इसलिए सही है क्योंकि इसमें क्या है, ट्रांसपेरेंसी है। आप अपना जहाँ पैसा जब डालते हो, जिस स्कीम में डालते हो, उसका पोर्टफोलियो आपको हर महीने के महीने मिलता है। कौन सी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट है, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है, कौन मैनेज कर रहा है, आपको ये भी पता है। दूसरी चीज़ ये कि आप छोटे से छोटा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, 100 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, डाइवर्सिफाइड है पोर्टफोलियो। आप 50 स्टॉक में, या कम कम भी हो सकता है, पोर्टफोलियो बड़ा भी हो सकता है, पूरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। एक स्टॉक का में इन्वेस्टमेंट करने में जो रिस्क रहता है, वो आप 50 स्टॉक में जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। रेगुलेटेड है, सेबी है, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा अच्छे तरीके से रेगुलेट होता है। और मुझे जो सबसे अच्छी खूबी लगती है म्यूचुअल फंड की, वो ये कि एक डेमोक्रेटिक प्रोडक्ट है। सारे इन्वेस्टर्स को एक साथ ट्रीटमेंट देता है। आपने 100 रुपीज़ का एसआईपी किया हो आपने, या फिर 100 करोड़ का चेक दिया हो, आपके इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट सेम तरीके से होगा। एडिंग टू योर आंसर सर, आजकल एक ट्रेंड है कि मैं इस पेनी स्टॉक में पैसा डाल दूंगा, इसका रिटर्न तो मुझे म्यूचुअल फंड से बहुत अच्छा मिल रहा है, या फिर मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर इतने पीरियड तक होल्ड कर पाऊंगा तो मेरे को आप म्यूचुअल फंड से ज़्यादा इन्वेस्ट वो रिटर्न मिल जाएगा। तो कैसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट से एक अच्छा विकल्प है इन्वेस्टर के लिए, और कैसे लॉन्ग टर्म में वो एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट बनता है फॉर इन्वेस्टमेंट? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि पैसा आप किस्मत से कमा सकते हो, लेकिन वेल्थ क्रिएशन एक अलग चीज़ है, वो डिसिप्लिन और पेशेंस से ही बनता है। करेक्ट।
शायद देखिए, स्टॉक मार्केट में आप पैसा कमा सकते हो, आपके पास में 3 चीज़ें होना ज़रूरी है। एक तो नॉलेज, आपको अगर बैलेंस शीट पढ़ना नहीं आता है और आप किसी स्टॉक को खरीद रहे हो, दैट मीन्स आप बेसिकली बेट कर रहे हो, आप सारे फंड गैम्बल कर रहे हो, आप सारे फंडामेंटल समझते हो और उसके बाद आप इन्वेस्ट करते हो, दैट मीन्स दैट इज एन इन्वेस्टमेंट। करेक्ट। तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास में पैसा भी होना चाहिए, क्योंकि एक स्टॉक आपने खरीद लिया उससे तो बात बनेगी नहीं, आपको दूसरे स्टॉक्स भी खरीदने पड़ेंगे, आपको एक पोर्टफोलियो, अच्छा पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास में अच्छा पैसा होना चाहिए। बहुत से स्टॉक ऐसे हैं जो एक स्टॉक का प्राइस ही हज़ारों में है और आपका इन्वेस्टमेंट अगर छोटा है तो फिर कैसे चलेगा, राइट। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपके पास टाइम होना चाहिए। आप रिसर्च करने का आपके पास में टाइम है, आपको कब स्टॉक बाई करना है, कब सेल करना है, उसका आपके पास में टाइम होना चाहिए। और अगर तीनों में से एक भी चीज़ नहीं है आपके पास, तो मैं ये मानता हूँ कि आपको बेटर ये है कि आप म्यूचुअल फंड में आ जाओ, क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्ट्स आपका पैसा मैनेज कर रहे हैं, जिनकी रिसर्च टीम है, बड़ी रिसर्च टीम स्टॉक पे रिसर्च करती है और उसके बाद आपके लिए एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। और उसमें एक यूनिट में भी जो अंडरलाइंग है ना, वो पूरा पोर्टफोलियो है। ओके। और वो यूनिट आपको 10 रुपए का भी मिलता है, करेक्ट। तो एक उसमें, लेकिन उसकी अंडरलाइंग जो है वो पूरा पोर्टफोलियो है। तो आपको बहुत बड़े कॉर्पस की ज़रूरत नहीं है उतना बड़ा पोर्टफोलियो लेने के लिए। टाइम, आप अपना काम करो, जहाँ जो आप में जिसमें एक्सपर्ट हो, जो आप प्रोफेशन कर रहे हो, वो आप अपना काम करो जाके, और ये काम आप फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दो, जिसमें आप मतलब एक नॉमिनल कॉस्ट पे आप एक्सपर्ट्स को बेसिकली हायर कर रहे हो। सो यार हायर, सो बेसिकली जो आदमी 100 रुपये दे रहा है इन्वेस्ट करने के लिए और जो आदमी 1000 करोड़ रुपए दे रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, दोनों को एक ही फंड मैनेजर जो है सर्विस मिलेगा और आपको वही अंडरलाइंग एसेट्स मिलेंगे जो एक 100 रुपये वाले को मिल रहे हैं और एक 1000 करोड़ रुपए वाले आदमी को मिल रहे हैं। करेक्ट। नाइस। सर, जैसा कि आपने मेंशन किया कि अर्ली 20s के लिए रिटायरमेंट प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग वहाँ पर काम आती है। एक चीज़ और है जो कि इन्वेस्टर्स भूल रहे हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन और उनकी शादी की प्लानिंग। हमने सुना है कि लोग चाहते हैं कि मैं मेरे बच्चे की शादी यहाँ करूँ, मैं मेरे बच्चों को यूएस पढ़ाऊँ, यूके पढ़ाऊँ, कनाडा पढ़ाऊँ। सो बट उसकी एजुकेशन की प्लानिंग कब से शुरू करनी चाहिए वो किसी को कोई आइडिया नहीं है। सो उसके ऊपर आपका क्या टेक है? देखिए, एक तो ये चीज़ है कि भाई आपको जितनी जल्दी स्टार्ट करें उतना अच्छा है, क्योंकि कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट तभी मिलेगा। फिर दूसरा क्या है, कॉस्ट, वो आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा। आज अगर आप ये चाहते हो कि आपका बच्चा यूएस पढ़ने के लिए जाए या इंडिया में भी किसी बड़े अच्छे स्कूल में जाए, और उसकी फीस जो भी है, वो जब आपका बच्चा 20 साल 22 साल का होगा तो वो फीस उतनी नहीं होगी, उस पर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होगा, वो यहाँ से 4 गुना भी हो सकती है, 5 गुना भी हो सकती है। वो चीज़ आपको डिस्काउंट करके आज से सेविंग्स स्टार्ट करना पड़ेगा, एसआईपी के थ्रू या आप जो भी लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो उसके थ्रू, करेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके एस्पिरेशंस हैं कि आपका बच्चा अच्छी जगह एजुकेशन करे या उसकी शादी के लिए आपको कुछ इंतज़ाम अभी से करना है, तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके अलावा मैं एक ये भी चीज़ बोलता हूँ कि आप एजुकेशन के ऊपर अगर फोकस आप करते हो तो वो कमाना तो सीख जाएगा, लेकिन उसे आपको पैसा संभालना भी सिखाना पड़ेगा, सेविंग सिखाना पड़ेगा। सेविंग्स आपको घर से ही सिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आप उसे एजुकेशन दोगे वो पैसा कमाना सिखा देगा। आप इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, जो मर्जी हो बनाइए, वो पैसा कमाना सीख लेगा, लेकिन पैसा संभालना आपको अभी से सिखाना पड़ेगा, करेक्ट। मैं एक स्टोरी बताता हूँ, मेरी लाइफ का बड़ा अच्छा स्टोरी है, और मैं काफ़ी सारे प्रेजेंटेशंस में ये स्टार्ट ही इसी स्टोरी से करता हूँ कि मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया 2006 में, और 8,000 रुपये महीने के मिला करते थे। इसमें से दिल्ली में 2,200 रुपये तो मैं रेंट के दे दिया करता था, लेकिन मैं हर महीने के महीने ये था कि पहला जॉब था तो मम्मी को 500-1,000 रुपये दे दिया करता था। इंसेंटिव बोनस आया तो उसमें से भी मम्मी को दे दिया। 2 साल दिल्ली में जॉब करने के बाद मैं कानपुर गया,
कानपुर में जब गया तो वहाँ देखो पब्लिक कन्वेंस अवेलेबल नहीं होता है छोटे शहरों में, तो आप सेल्स का जॉब था, तो वहाँ पे मुझे बोला गया कि आपको बाइक खरीदनी है। अब यार 2 साल हुए थे तो पैसा इतना था नहीं कि मैं बाइक खरीद पाऊँ, तो मैं तो जाहिर सी बात है लोन लेने के लिए गया। तो मैंने पापा को फ़ोन किया कि मुझे लोन लेना पड़ेगा क्योंकि बाइक खरीदनी है। उन्होंने तो बोल दिया है भाई, जहाँ पे जॉब करने आया उन्होंने बोला कि बाइक तो चाहिए चाहिए। तो मम्मी को पता लगा, मम्मी ने बोला देखो उसे 2 साल हुए हैं जॉब करते हुए और उसे लोन वोन के चक्कर में मत डालो। उसने जो भी पैसा मुझे 2 साल में दिया है ना, वो एज इट इज़ रखा हुआ है, वो एग्जैक्टली 52,000 है। उससे बोला है कि ये ड्राफ्ट हम बनवा के भेज रहे हैं और आप बाइक खरीद लो। तो मैंने सेविंग का पहला लेसन अपनी मदर से सीखा जॉब करने के बाद, कि वो सेविंग्स, और हमेशा इमरजेंसी फंड्स उन्हीं के पास निकलते हैं। तो आप अपने बच्चों को पहले वो सिखाइए, क्यों आपने कमाना भी सिखा दिया, आपने उनके लिए सेव भी कर लिया, लेकिन उन्हें अगर पैसा संभालना नहीं आया तो फिर आपकी सेविंग्स का कोई मायने नहीं रखता है। आपकी एजुकेशन, उन्हें अच्छी एजुकेशन दिलवाना कोई मायने नहीं रखता है। So it's like developing a habit of savings from an early age is very important. yes. और गोल्स तो जो है वो अचीव हो जाएंगे, बट अगर वो गोल्स अचीव होने के बाद में उस पैसे का सही यूज नहीं हो पाया तो वो गोल्स का अचीव होने का कोई मतलब नहीं है। सो राइट, पेरेंट्स को इन्वेस्टमेंट के साथ साथ बच्चों को सेविंग्स भी सिखानी बहुत ज़रूरी है। सर आपने एक चीज़ और मेंशन करी कि जो आपके एग्जांपल में आपकी स्टोरी में थी कि इंडिया इज़ बिकमिंग कंजम्पशन स्टोरी। ठीक है, हम लोग ग्रेट कंज्यूमर्स बन रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, एंड दैट ब्रिंग्स अ लोन इन द पिक्चर कि जितना हम कंज्यूम करेंगे, जितने हमारे इंस्पिरेशन होंगे, जितने हमारे गोल्स होंगे, क्योंकि जो वर्ल्ड से हम इंस्पायर्ड है या इन्फ्लुएंस्ड है वो बहुत फैसिनेटिंग है। तो जो भी हम चीज़ें खरीदते हैं, जो भी इंस्पायर करते हैं कि ये मुझे खरीदना है, वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती जा रही है। और उनको खरीदने के लिए कहीं ना कहीं जो यंगस्टर्स हैं जो अर्ली 20s में या मिड 20s या लेट 20s में है, वो लोन की तरफ या क्रेडिट कार्ड की तरफ रुक करते हैं। तो कैसे और इन्वेस्टर्स को लोन के ट्रैप से बचा सकते हैं? एक्चुअली देखो क्या होता है ना कि अर्ली एज में मैंने भी फेस किया, मैंने इसका थोड़ा आंसर भी आपको पहले बताया है कि भाई मुझे कोई भी चीज़ पसंद आ रही है, मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ, और या सिर्फ मैं सिंपल मॉल गया, मैं देखा पूरा विंडो शॉपिंग भी कर रहा हूँ और कोई चीज़ भी पसंद आई मुझे, बड़ा आसान है, क्रेडिट कार्ड से आप स्वैप करके आप चीज़ खरीद लो और आपको उस टाइम पे तो पैसे देने की ज़रूरत है नहीं, बाद में आपकी सैलरी आई, आपने बिल पे कर दिया। और आजकल जब मैं ये देखता हूँ कि लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया है, SIP स्टार्ट कर दिया है, तो वहाँ से भी बड़ी आसानी से पैसा निकल आता है और वो क्रेडिट कार्ड का बिल आपने पे कर दिया, तो आपका जो वेल्थ क्रिएशन है, आपने जो गोल बनाया है, वो पूरा नहीं हो पाता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप अगर मेरी राय माने तो जितना हो सके उतना कैश के थ्रू आप स्पेंड करना शुरू करें, आपका डेफिनेटली एक्सपेंसेस आपके कम हो जाएंगे, है ना। क्रेडिट कार्ड आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी इमरजेंसी में ही आप उसे यूज़ करें। दूसरा ये है कि आप अपने छोटे छोटे गोल्स डिफाइन करें, और उसमें ये हो सकता है कि आपको सपोज इनिशियल पे क्या होता है, जैसे आपने अपना जॉब स्टार्ट किया तो एक अच्छी बाइक लेनी है, तो बाइक लेनी है तो आप अगर आपको लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो डेफिनेटली आपको लोन लेना पड़ेगा, लेकिन उसके आगे आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको उसे अपग्रेड करना है अभी, और अपग्रेड करना नहीं, मेरे जो दोस्त के पास है वो मुझे लेना है, वो आप अगर अवॉइड कर सकते हो तो आप उसे अवॉइड करने की कोशिश करो। फिर क्या है कि गोल्स को सेपरेटली डिफाइन करो। एक हो सकता है कि आपका ये गोल हो कि आपको एक कार खरीदनी है, आपको एक आउटिंग पे जाना है आउट ऑफ इंडिया, आपको एक घर खरीदना है एक सर्टेन एज पे, और फिर एक थोड़ा बहुत तो रिटायरमेंट के बारे में भी आप सोच रहे हो, तो आप बकेटिंग आपने कर दिया, अलग अलग गोल्स को डिफाइन कर दिया। ठीक है, इसे हम लोग स्मार्ट भी बोलते हैं कि भाई स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। ठीक है ना, तो इस तरीके के आपने गोल्स डिफाइन कर दिए, और फिर उसके बाद में आपने उसमें SIPs और इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। आपका इमरजेंसी कॉर्पस अलग है, ठीक है ना,
आप इन सारे गोल्स को अलग अलग आप कर दोगे तो ऐसा होगा कि यार आपको कभी भी कोई चीज़ का रिक्वायरमेंट आता है तो आप इससे पैसा मत निकालिए। यहाँ से आप पैसा निकालोगे तो वो गोल जो है वो पूरा अचीव नहीं आपका अचीव नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली क्या है, ये डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन आप खुद से भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन इसमें अगर आप किसी एडवाइज़र का सहारा ले लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। एडवाइज़र आपके साथ में अटैच है तो वो आपको कंटिन्यूसली आपको ट्रैक करेगा कि आपने जो भी गोल्स डिफाइन किए हैं वो आप प्रॉपर एक डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और जहाँ पे भी आप डेविएट होगे, आपका एडवाइज़र आपको डेफिनेटली आपको बोलेगा कि नहीं यार, ये आपने गलत किया है, आपको यहाँ पे सेविंग्स बढ़ाना पड़ेगा या यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ट्रेंड नोटिस किया गया है अभी रिसेंट टाइम्स में, जब मार्केट नीचे आया तो मोस्टली एसआईपीज डिसकंटिन्यूड हो गई। तो आपका इस सिनेरियो पे क्या टेक है कि जब मार्केट नीचे गिरता है तो एक इन्वेस्टर को कैसे बिहेव करना चाहिए? देखिए, वॉलेटिलिटी जो है वो मार्केट का नेचर है। मार्केट ने ओवर द टाइम बहुत अच्छे रिटर्न दिए, 12% 13% ज़्यादा भी रिटर्न्स आए हैं। लेकिन जो वॉलेटिलिटी के साथ आए हैं, लीनियर रिटर्न्स नहीं है। और मैं ये बोलूँगा आपको कि जो एक्चुअली ये जो वॉलेटिलिटी है, ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी या बोलेंगे आपको एफडी से ऊपर के रिटर्न जो है उसका एक प्राइस है। हर चीज़ का एक प्राइस होता है ना, आप जो पे करते हो। तो ये जो अच्छे रिटर्न्स हैं, इनका प्राइस क्या है? वॉलेटिलिटी है। उसके लिए आपको रेडी रहना है। करेक्ट। और क्या है ना कि वोलेटाइल टाइम्स में अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको यूनिट एक्यूमुलेशन अच्छा होता है। सिंपल सा मैथ्स है कि अगर आपने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, एनएबी 10 रुपीज़ का है तो आपको 1000 यूनिट्स मिलेंगे, राइट। मान लीजिए मार्केट गिर जाता है और एनएबी 8 रुपए का हो जाता है, फिर आप 10,000 इन्वेस्ट करते हो तो आपको यूनिट्स कितने मिलेंगे? 1250, है ना। और अगर मार्केट नीचे आ जाता है तो यूनिट्स और ज़्यादा मिलेंगे। तो नीचे के लेवल पे आपके यूनिट्स एक्युमुलेट हो रहे हैं, और जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको वैल्यू आपका बढ़ रहा है। हाँ, तो करेक्ट। मार्केट प्राइस इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूनिट्स इन मल्टीप्लाई बाय एनएवी। यस, पर प्रेजेंट एनएवी। यस, प्रेजेंट एनएवी, दैट इज द वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। करेक्ट। तो हो सकता है कि जहां से आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है 10 रुपए से, जब वापस मार्केट जाएगा तो 10 रुपए का एनएवी अगर आता है तो आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने यूनिट्स नीचे के लेवल पे एक्युमुलेट किए हुए हैं। एग्जैक्ट। करेक्ट। तो वॉलेटिलिटी इन अ वे इट इज गुड फॉर द मार्केट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स हैव अ रैपिड फायर राउंड विद यू सर। म्यूचुअल फंड या फिक्स्ड डिपॉजिट्स? म्यूचुअल फंड्स। एक इन्वेस्टिंग मिस्टेक जो आप चाहते हैं कि कोई ना रिपीट करे? अपनी एसआईपी का ही बंद नहीं करनी चाहिए। ओके। आपका फेवरेट म्यूचुअल फंड कैटेगरी इक्विटी, डेट या हाइब्रिड्स? इक्विटी। ओके। 3 चीजें जो हर नए इन्वेस्टर को करनी चाहिए स्टार्टिंग में? गोल प्लान करना चाहिए अपना। दूसरा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। और तीसरी चीज़ मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेटर ये है कि आप किसी एडवाइज़र की सलाह लें। ओके। आपके हिसाब से एसआईपी करने का सही एज क्या है? जैसे ही आप अर्निंग्स स्टार्ट करें तुरंत एसआईपी करना चाहिए। ओके। अगर आप एक इन्वेस्टर को सिर्फ एक लाइन में मोटिवेट करना चाहेंगे तो कैसे? म्यूचुअल फंड सही है। Okay. Thank you so much, sir, for giving your valuable time to us. We would love to host you again. Thank you so much, sir. थैंक यू।